सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्कस कर लिया था अपन ने। यहां पर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को टुकड़ों में बांट के पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला पोर्शन है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको 10 पार्टों में लगभग अपन ने बांटा है। 10 पार्टों के अंतर्गत पहला पार्ट मैंने कल डिस्कस कर लिया था आपके साथ, जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। दीज आर एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और लाइपोलाइटिक एंजाइम। इन तीनों के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 और इस पार्ट नंबर 2 का नाम है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, तो ये डायग्राम पहले से ही 8वीं क्लास से ही आप देखते हुए आ रहे हैं। सारे के सारे ऑर्गन आपके सामने प्रेजेंट है। ऊपर से देखें, यहां पर आ रही है ईसोफेगस, इसके बाद ऑर्गन आता है स्टोमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर अलग से होता है, स्टोमक के जस्ट पीछे ये येलो कलर में दिया हुआ है, इट इज द पेनक्रियाज। और लीवर के नीचे ये जो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द गॉल ब्लैडर। अपन इन सबको पर्टिकुलर अलग अलग पढ़ने वाले हैं, वहां पर और ज्यादा बेहतर पिक्चराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत से देखें कौन कौन से पार्ट हैं जो अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो है ओरल कैविटी। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ओरल कैविटी, इसको अपन माउथ बोलें, ओरल कैविटी बोलें। और यहां पर है सलाइवरी ग्लैंड, जिनसे सीक्रेट होता है सलाइवा। उसके बाद यह है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी को, या बेटर में बोलूं तो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने के काम आती है, दैट इज द ईसोफेगस। उसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक के बाद यहां से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है, देन इसके बैक में जेजुनम और ये पूरा हिस्सा है इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। इलियम यहां पर आकर ओपन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है सीकम। ये सीकम से नीचे जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अपेंडिक्स। इसके बाद असेंडिंग कॉलन स्टार्ट हो जाती है, देन ये ट्रांसवर्स कॉलन है, देन डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन, देन रेक्टम और ये लास्ट वाला हिस्सा कहलाता है एनस। देखें, ओरल कैविटी से लेकर एनस तक का हिस्सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। यह पर्टिकुलर एक कैनाल होती है। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो अपने जूस को इस कैनाल में पुट डाउन करते हैं। अपने जूस को इस कैनाल में पुट डाउन करते हैं। कैसे पुट डाउन करते हैं वो भी डील करेंगे अपन। तो देखें, यहां पर ये जो ऑर्गन दिखाया हुआ है येलो पार्ट में, इट इज द पेनक्रियाज। ये जो ऑर्गन है इट इज द लीवर और ये है गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस, और ये दोनों अपने सीक्रेशन को ड्यूडिनम में पुट डाउन करते हैं। पेनक्रिएटिक जूस और बाइल कहां पर ओपन होता है? ड्यूडिनम के अंदर ओपन होता है। तो यह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हो गए। कौन कौन से ऑर्गन हो गए फिर से डील करें अपन। सबसे पहला पार्ट हो गया ओरल कैविटी, इसके बाद आता है फेरिंग्स, इसके बाद आता है ईसोफेगस, इसके बाद आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से हिस्से हैं यदि अपन डील करें? ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये हिस्सा है सीकम, इससे जुड़ा हुआ पार्ट है अपेंडिक्स। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सीकम या अपेंडिक्स कौन सी इंटेस्टाइन का हिस्सा है? कौन सी इंटेस्टाइन का हिस्सा है, लार्ज या स्मॉल? का आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद कॉलोन स्टार्ट हो जाती है, ये है असेंडिंग कॉलोन। इसके बाद है ट्रांसवर्स कॉलोन, देन डिसेंडिंग कॉलोन,
सिग्मोइड कोलोन, दैट इज द रेक्टम, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इट इज द एनस। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहां से स्टार्ट हो रही है, यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद एनस पर ओपन हो रही है। कुछ ऐसे भी असेसरी ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली इस ट्यूब से कनेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं वो जो इनडायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं? दैट इज द लीवर, गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज। लीवर, गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट हो गए जिनको पहले से भी आप भली भांति जानते हैं। यहां पर और डिस्कस करना चाहेंगे अपन, ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन के पार्ट बने हुए हैं, तो क्यों ना अपन ये भी देख लें कि इनसे किसी तरह का कोई जूस सीक्रेट होता है क्या? इनसे किसी तरह का कोई जूस सीक्रेट होता है क्या? तो देखें, सबसे पहले ओरल कैविटी पर आ जाओ आप। ये पहला हिस्सा है माउथ या ओरल कैविटी, इसके बाद ये दूसरा हिस्सा है फेरिंग्स, इसके बाद ये तीसरा हिस्सा है ईसोफेगस। तो पहले हिस्से के बारे में पूछूं मैं, माउथ या ओरल कैविटी में क्या किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है? माउथ या ओरल कैविटी में क्या किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है? तो सारे साथियों को पता है और आप आंसर दे रहे हैं यस। कौन सा जूस होता है यहां पर? ओरल कैविटी में कौन सा जूस होता है? आंसर है सैलाइवा। ओरल कैविटी में कौन सा जूस है? आंसर है सैलाइवा। अगले पोर्शन पर, क्या फेरिंग्स के द्वारा भी किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा? आंसर है नो, देयर इज नो जूस सीक्रेटेड फ्रॉम फेरिंग्स। और आगे बढ़े आप, क्या ईसोफेगस से सीक्रेट होगा? यहां भी आपको अच्छे से पता है, देयर इज ए नो जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द ईसोफेगस। उसके बाद आ जाओ आप स्टोमक पर, क्या स्टोमक से सीक्रेट होगा? तो 100% साथियों को जानकारी है और आप आंसर दे रहे हैं यस, कि यस सर स्टोमक से भी सीक्रेट होगा। और स्टोमक से सीक्रेट होने वाले जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक से सीक्रेट होने वाले जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस। चलें आगे बढ़े आप। इसके बाद स्टार्ट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें है ड्यूडीनम, जेजूनम और इलियम। ड्यूडीनम, जेजूनम और इलियम। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से भी किसी तरह का जूस सीक्रेट होता है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से भी किसी तरह का जूस सीक्रेट होता है? तो यहां आंसर है, अब बहुत सारे साथी उलझन में हैं जो हां या ना दोनों आंसर दे रहे हैं। तो यहां से भी एक बेहद इंपॉर्टेंट जूस सीक्रेट होता है, उस पर्टिकुलर जूस का नाम है सकस एंटेरिकस। देखें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, द जूस विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। द जूस विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, आंसर है सकस एंटेरिकस। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन से भी कोई जूस सीक्रेट होता है क्या? देखो, पहला जूस सीक्रेट हो रहा है ओरल कैविटी से, दूसरा सीक्रेट हो रहा है स्टोमक से, तीसरा सीक्रेट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्या लार्ज इंटेस्टाइन से भी कोई जूस सीक्रेट होगा? तो देखें इसका आंसर है नो। वैसे एक्चुअली में तो एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइनल जूस, परंतु लार्ज इंटेस्टाइनल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों सीक्रेट होता है वो अपन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मान ले कि लार्ज इंटेस्टाइन से किसी भी तरह का कोई जूस सीक्रेट नहीं होता। ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जूस निकल रहे हैं। क्या कोई और भी जूस है? यस, लीवर और गॉल ब्लेडर से भी एक जूस निकलता है। इस जूस का निर्माण तो लीवर के अंदर होता है और यह है 50 ml मात्रा में स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में, और इस पर्टिकुलर जूस का नाम है बाइल।
तो यह लीवर से और गॉल ब्लैडर दोनों से सीक्रेट होता है, यह लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से सीक्रेट होता है। निर्माण कहां पर होता है? आंसर है लीवर में। स्टोर कहां पर होता है? आंसर है गॉल ब्लैडर में। पूरी स्टोरेज मैकेनिज्म में आगे आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, द बाइल इज सिंथेसाइज फ्रॉम, द बाइल इज सिंथेसाइज फ्रॉम नंबर 1 लीवर, गॉल ब्लैडर, दोनों से, पेनक्रियाज से। बहुत सारे साथी इसका गलत आंसर दिया है, दोनों से नहीं होता। सिंथेसिस होता है केवल और केवल लीवर से। द बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, और यही ऑप्शन दे दिए जाएं, लीवर, गॉल ब्लैडर दोनों या पेनक्रियाज। तो आंसर होगा दोनों, सीक्रेट दोनों से होगा। बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल का स्टोरेज कहां पर होगा? तो आंसर आएगा गॉल ब्लैडर। इज दैट क्लियर? तो निर्माण केवल और केवल लीवर में होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा यूजेबल ऑर्गन नहीं है। तो जब भी गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए, बोले तो कोलीलिथियसिस, तो सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को ही निकालते हैं, ना कि पथरी को। गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, बोले तो कोलिसिस्टेक्टोमी कर देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा यूजेबल ऑर्गन नहीं है। आगे बढ़े, और कोई ऑर्गन बच गया तो ये ऑर्गन बचा हुआ है, दैट इज द पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज से भी एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज से भी एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस। तो देखें, सारे के सारे जीआईटी के ऑर्गन आपके सामने प्रेजेंट है, और यहां पर डिस्कशन हो रहा है कि पूरे के पूरे जीआईटी से कितने तरह के जूस निकलते हैं। आंसर आपके सामने है, 5 तरह के जूस निकलते हैं। 5 तरह के जूस निकलते हैं। कौन कौन से जूस निकलते हैं? नंबर 1 सलाइवा। आता कहां से है? ये सलाइवरी ग्लैंड से आता है। कहां पर निकलता है? ये ओरल कैविटी में निकलता है। कहां पर निकलता है? ये ओरल कैविटी में निकलता है। गैस्ट्रिक जूस आता कहां से है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। आता कहां से है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहां पर निकलता है? ये स्टोमक में निकलता है, इनसाइड द स्टोमक। सकस एंटेरिकस, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर आएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आएगा। बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर, सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर। एंड कहां पर खुलेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया लीवर के सीक्रेशन, गॉल ब्लैडर के सीक्रेशन और पेनक्रियाज के सीक्रेशन सीधे ही ड्यूडिनम में खुलते हैं। तो सीक्रेट तो किस किस से हो रहा है? ये लीवर से हो रहा है, गॉल ब्लैडर से हो रहा है, और ओपन कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोले तो ड्यूडिनम में। पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज, सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज, और पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियाज से सीक्रेट होकर आएगा कहां? तो यहां भी आंसर है ड्यूडिनम में आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने आपको 2 चीजें बता दी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक बता दिया जूस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, या इस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव जूसेज। तो कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव जूसेज? आंसर है 5 तरह के। कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव जूसेज? आंसर है 5 तरह के। तो पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन डिस्कस करें पार्ट नंबर 2। अब अपन डिस्कस करें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की हेडिंग है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट नंबर 2 की हेडिंग है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत? तो देखें, ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन जाने आप।
कौन कौन से ऑर्गन जाने अपन ने? सबसे पहले ओरल कैविटी या बकल कैविटी? सबसे पहले ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इसके बाद फूड जाता है कॉमन फेरिंग्स में, यानी ईसोफेगस को और ओरल कैविटी को जोड़ने वाले पार्ट का नाम है फेरिंग्स। तो इसके बाद फूड फेरिंग्स में जाता है। उसके बाद अपन बात करें, अगला ऑर्गन है ईसोफेगस। नेक्स्ट ऑर्गन है ईसोफेगस। यह है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। अगला ऑर्गन अपन जाने, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडीनम, जेजुनम और इलियम। यहां भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ये अपन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है सीकम से। सीकम एक और पार्ट से जुड़ा हुआ है, एक और पार्ट सीकम से जुड़ा हुआ है, दैट इज द अपेंडिक्स। देन कॉलन जो 4 तरह की होगी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, देन रेक्टम और सबसे लास्ट होगा एनस। ये तो एक ट्यूब के रूप में जुड़े हुए ओरल कैविटी से लेकर एनस तक का पार्ट। क्या इसके अलावा कुछ असेसरी ऑर्गन भी इन्वॉल्व हैं? तो कुछ असेसरी ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं। इनसे भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जिनका नाम है लीवर। लीवर के अलावा अपन बात करें तो गॉल ब्लैडर और लास्ट अपन बात करें पेनक्रियाज। तो पोर्शन नंबर 2 में इन सबको ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे अपन। आगे एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा। यहां पर केवल सिंपल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसको डायग्राम की मदद से भी अपन ने समझ लिया। पोर्शन का नाम है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको पहले से आता है। अब अपन डिस्कस, अच्छा ये जो ब्लैक से लिखे गए हैं ये तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में शामिल है, और ये जो रेड से लिखा हुआ पोर्शन है उसको अपन मान सकते हैं कि यह सीधे अटैच नहीं होते, इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। और इन तीनों के सीक्रेशन ओपन होते हैं ड्यूडीनम में। तीनों के सीक्रेशन ओपन होते हैं ड्यूडीनम में। कैसे ओपन होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे अपन। अब इससे अगला पोर्शन है जो अपन स्टार्ट करते हैं, पोर्शन नंबर 3, बोले तो पार्ट नंबर 3। और पार्ट 3 का नाम है डाइजेस्टिव जूसेज। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, कहां से निकलते हैं, कहां पर खुलते हैं, कहां से निकलते हैं, कहां पर खुलते हैं, इनकी पीएच क्या होती है, ये सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 3 में अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव जूस। इसकी एक रफ नॉलेज अपन ने डिस्कस कर ली। कितने तरह के जूस हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में विद्यमान हैं। ओरल कैविटी से एनस तक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से जूस हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो जूस नंबर 1, सबसे पहले अपन चर्चा करें ओरल कैविटी से सीक्रेट होने वाला जूस। ओरल कैविटी से सीक्रेट होने वाला डाइजेस्टिव जूस, पहला जूस सलाइवा। अच्छा, कौन कौन से जूस की चर्चा की है अपन ने? सलाइवा हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पेनक्रिएटिक जूस हो गया,
लीवर और गॉल ब्लेडर से बाइल हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन से सकस एंटेरिकस हो गया। 5 तरह के जूस हो गए। 5 तरह के जूस पर डील कर लिया है अपन ने। यहां देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी इंपॉर्टेंस का एक क्रम बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जूस कौन सा है, पहले नंबर पर किसको रखोगे, दूसरे नंबर पर किसको रखोगे? आपकी पुरानी नॉलेज के हिसाब से क्रम बनाओ। आप खुद अपने दिमाग में क्रम बनाओ। पहले नंबर पर किसको रखोगे, दूसरे पे किसको रखोगे, तीसरे पे किसको, चौथे पे किसको और 5वें पे किसको। ये क्रम आपने बना लिया। जब 5 जूस अपन पढ़ चुके होंगे तो वापस से एक बार मैं आपसे क्रम पूछूंगा, फिर अपन ट्राई करेंगे शायद आपका क्रम जो अभी आपने बनाया है वो चेंज हो जाए। क्योंकि पहले अपन पढ़ते हैं तो केवल क्वेश्चन वाली चीजें पढ़ते हैं, तो 2 जूस तो दिमाग में फिक्स होते हैं, सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस, साथ में पेनक्रिएटिक जूस और बाइल को भी अपन जानते हैं, नाम सुना हुआ होता है। क्या पाया जाता है इनमें तो हो सकता है नहीं सुना हो, और बहुत सारे साथियों ने सकस एंटेरिकस तो पहली बार ही सुना होगा। अब शायद सभी ने जो सोचा तो सकस एंटेरिकस को 5वां नंबर ही दिया होगा। प्रायोरिटी बनाई आपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से। चलो टॉपिक कंप्लीट होने दो, सारे जूस पढ़ने दो, फिर वापस से मैं क्रम बनवाऊंगा। देखते हैं यही वाला क्रम जो बनाया है आज दिमाग में वही रहता है या चेंज होता है। तो अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूस। पहला डाइजेस्टिव जूस क्या नाम है? सलाइवा। कहां से सीक्रेट होता है? कहां से सीक्रेट होता है? तो आंसर है सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। आंसर है सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अच्छा, कहां पर सीक्रेट होता है? कहां पर सीक्रेट होता है सलाइवा? तो कॉमन सी बात है, ओरल कैविटी में, इनसाइड द ओरल कैविटी। सलाइवा कहां पर सीक्रेट होता है? ओरल कैविटी में। देखो 2 अलग अलग शब्द हो गए। कहां से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कहां पर सीक्रेट होता है? ओरल कैविटी में। गिरता कहां पर है ये? ओरल कैविटी में। अगला क्वेश्चन, क्या होती है इसकी पीएच? द पीएच ऑफ सलाइवा इज, ऑप्शन है स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली एल्केलाइन या हाईली एल्केलाइन। इन 4 में से एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। बताएं 5 जूस में से सलाइवा की पीएच होती है स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली एल्केलाइन या हाईली एल्केलाइन। तो देखें सलाइवा की पीएच होती है लगभग 6.7 या 6.4 से 6.9 या 7 तक मानी जाती है। तो 6.7 के बारे में अपन बात करें तो बोल सकते हैं द पीएच ऑफ सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक। द पीएच ऑफ सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक। इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर, इसकी पीएच के स्लाइटली एसिडिक होने का क्या कारण है? तो देखें अपने सलाइवा के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का काम करता है। एक तरीके से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। तो देखें बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन, क्या अपने सलाइवा का एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी होता है? यस होता है। किसकी वजह से होता है? लाइसोजाइम की वजह से होता है। क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है, सो दैट्स वाई सलाइवा की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। बचपन से ही अपन एक काम करते आए हैं, जब भी फिंगर में कुछ प्रिक हो जाता है तो तुरंत अपन फिंगर को माउथ में पुट डाउन कर लेते हैं।
माउथ में पुट डाउन कर लेते हैं। यानी एंटीसेप्टिक एक्शन के बारे में अपन बात करें तो उसका कारण, अब ऐसा नहीं कि सलाइवा का मीनिंग आप एंटीसेप्टिक के रूप में ही इस्तेमाल करने लग जाओ, नहीं। पहली बात, हैबिट गलत है, क्योंकि कहीं भी रप्चर हो तो पूरे इन्फेक्शन की संभावना है। फिर भी अपन बात करें, क्या सलाइवा में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है? आंसर है लाइसोजाइम। इस सलाइवा की पीएच को एसिडिक बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक? आंसर आपको देना है लाइसोजाइम। तो ये पहला डाइजेस्टिव जूस है सलाइवा। कहां से सीक्रेट होगा? सलाइवरी ग्लैंड से। कहां पर सीक्रेट होगा? ओरल कैविटी में। पीएच कैसी होगी इसकी? स्लाइटली एसिडिक होगी। क्या पाया जाता है जो इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाती है? आंसर है लाइसोजाइम पाया जाता है। आगे बढ़े आप। जूस नंबर 2 जो स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है, स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है, जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। फिर से वही बात, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आंसर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? इनसाइड द स्टोमक। 3 तरह की होती हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे अपन। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पर सीक्रेट होगा ये? इनसाइड द स्टोमक। कहां पर सीक्रेट होगा? आंसर है इनसाइड द स्टोमक। नेक्स्ट और सेम क्वेश्चन, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो 100 के 100% साथियों को पता है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एल्केलाइन, सॉरी हाईली एसिडिक। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक। और 100 के 100% साथियों को पता है द हाईली एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, is due to the presence of HCl. Gastric juice secreted from gastric gland inside the stomach. The pH of gastric juice is highly acidic. The highly acidic pH is due to the presence of HCl. Concentrated HCl secret होता है। कैसे सीक्रेट होता है, कैसे बनता है, वो भी अपन फर्दर डील करेंगे। तीसरे नंबर का जूस जो लीवर और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है, जिसका नाम है बाइल। देखें, बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम। पहला क्वेश्चन, बाइल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, बाइल का सिंथेसिस कहां पर होता है? बाइल इज स्टोर्ड इन, तीनों का अलग अलग आंसर है। बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आंसर लीवर एंड गॉल ब्लैडर, दोनों से सीक्रेट होगा। सीक्रेट तो दोनों से होगा। लीवर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ओनली फ्रॉम लीवर, केवल लीवर से इसका सिंथेसिस होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल का निर्माण नहीं होता, केवल और केवल लीवर में होता है। इसलिए गॉल ब्लैडर को निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द बाइल इज स्टोर्ड इन, स्टोरेज कहां पर होगा? तो आंसर है केवल गॉल ब्लैडर में। यहां पर लीवर नहीं आएगा, लीवर तो बनाते ही सीक्रेट कर रहा है, लीवर स्टोर नहीं कर रहा। तो स्टोरेज का काम कौन करता है? आंसर है गॉल ब्लैडर। कहां पर सीक्रेट होगा ये? बाइल निकलेगा लीवर से और गॉल ब्लैडर से, परंतु कहां पर पुट डाउन होगा? इनसाइड द ड्यूडिनम। कहां पर निकलेगा ये? इनसाइड द ड्यूडिनम। तो यह ड्यूडिनम के अंदर पुट डाउन होगा। एक डक्टल सिस्टम होता है जिसका नाम है बिलियरी सिस्टम,
उसके द्वारा यह ड्यूडीनम में ओपन होता है। क्या है बिलियरी सिस्टम, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन, द पीएच ऑफ बाइल, बाइल की पीएच होगी एसिडिक या एल्केलाइन। बाइल की पीएच होती है एसिडिक या एल्केलाइन। देखिए बाइल सीक्रेट हो रहा है ड्यूडीनम में, पेनक्रिएटिक जूस भी सीक्रेट होगा ड्यूडीनम में, सकस एंटेरिकस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में सीक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, केवल एकमात्र ऐसा जूस जो हाईली एसिडिक है। इसके एसिडिकनेस से बचने के लिए स्टोमक के ऊपर कवरिंग है, जिसमें म्यूसिन की कवरिंग है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कवरिंग है। कौन कौन सी होती है वो भी अपन आगे डील करेंगे। उससे इसका प्रोटेक्शन होता है। जिस तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग स्टोमक के ऊपर होती है ऐसी कहीं नहीं होती। तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी जूस हैं ऑल आर एल्केलाइन इन नेचर। अगर किसी का भी नेचर एसिडिक हो तो जो अंदर वाली म्यूकोसा है वो जल जाएगी। स्टोमक की क्यों नहीं जलती, उस पर कोटिंग होती है। स्टोमक पर कोटिंग होती है तो जितने भी जूस आप पढ़ने वाले हैं एक ही उनका आंसर जाएगा, दे आर एल्केलाइन इन नेचर। इनका नेचर एल्केलाइन होता है। पहले नंबर का जूस ध्यान रखना है, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक, 6.7 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। दूसरा, ये नहीं पढ़ाया जाए तो भी पता है, हाईली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसके बाद तीसरा जूस बाइल एल्केलाइन, 7 से 8 इसकी पीएच है। अब यहां भी बताना होगा क्यों, आखिर बाइल में ऐसा क्या पाया जाता है जो इसकी पीएच एल्केलाइन होती है। आंसर है बाइकार्बोनेट। इन सब की पीएच का एल्केलाइन होने का कारण दिया जाता है बाइकार्बोनेट। तो इनकी पीएच बाइकार्बोनेट की वजह से एल्केलाइन हो जाती है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया बाइल के बारे में। आगे बढ़ें आप। जूस नंबर 4 जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले जूस का नाम पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले जूस का नाम पेनक्रिएटिक जूस। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, यहां पर एक ट्विस्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। देखें पेनक्रियाज को ड्यूल ऑर्गन बोलते हैं अपन। 2 काम करता है, एक तो अपने सीक्रेशन को सीधे ब्लड में डालता है, दैट इज द एंडोक्राइनल फंक्शन, और जो सीक्रेशन है उनका नाम है हार्मोन। और एक अपने सीक्रेशन को डक्ट में डालता है जिससे वो ड्यूडीनम में खुलते हैं। और डक्ट है तो कौन सा पोर्शन हो गया, एक्सोक्राइन। तो यहां पर यह सीक्रेट होगा पेनक्रिएटिक जूस, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, या दोनों से। तो आंसर है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। द पेनक्रिएटिक जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। नेक्स्ट, कहां पर सीक्रेट होगा ये, इनसाइड द पेनक्रिएटिक जूस आर सीक्रेटेड इनसाइड द। बताओ पेनक्रियाज से निकलकर यह जूस कहां पर आएगा, ड्यूडीनम में। तो इट इज सीक्रेटेड इनसाइड द ड्यूडीनम, यह ड्यूडीनम में सीक्रेट होगा। सेम तरह का क्वेश्चन, द पीएच ऑफ पेनक्रिएटिक जूस, और अभी अभी आपको बता दिया, एक तो सलाइवा की होती है स्लाइटली एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस की होती है हाईली एसिडिक, उसके बाद जितने भी जूस हैं सभी की पीएच होती है एल्केलाइन।
तो नॉर्मल इनकी पीएच वैल्यू है 7 to 8, जिसको अपन एल्केलाइन बोलेंगे। और सेम आंसर आपको देना है, द एल्केलाइन नेचर ऑफ पेनक्रिएटिक जूस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। यानी पेनक्रिएटिक जूस का नेचर एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन होने का कारण क्या दे रहे हैं अपन, बाइकार्बोनेट। तो ये चौथे नंबर का जूस हो गया। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इनसाइड द ड्यूडिनम। द पीएच ऑफ पेनक्रिएटिक जूस इज 7 to 8, बोले तो एल्केलाइन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। दैट इज द जूस नंबर 4। कम ऑन टू द लास्ट जूस नंबर 5। पांचवें नंबर का जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होता है, इस पर्टिकुलर जूस का नाम है सकस एंटेरिकस। इस पर्टिकुलर जूस का नाम है सकस एंटेरिकस। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड द, कहां पर सीक्रेट होगा ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सकस एंटेरिकस सीक्रेट होगा। लास्ट में सेम क्वेश्चन और लगभग सेम आंसर। द पीएच ऑफ सकस एंटेरिकस इज एल्केलाइन 7 to 8 एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो देखो पांचों तरह के जूस में सैलाइवा की पीएच के एसिडिक होने का कारण है लाइसोजाइम। गैस्ट्रिक जूस की पीएच का हाईली एसिडिक होने का कारण है HCl। और उसके अलावा बाइल हो, पेनक्रिएटिक जूस हो या सकस एंटेरिकस हो, इन सब की पीएच का एल्केलाइन होने का क्या कारण होगा, आंसर है बाइकार्बोनेट। इज दैट क्लियर। तो ये पांचों तरह के जूस हो गए। कल एक पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, पोर्शन का नाम था डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डिस्कशन हो चुका था। 3 तरह के होते हैं, एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और लाइपोलाइटिक एंजाइम। आज से अपन ने पढ़ना शुरू किया है पार्ट नंबर 2, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, लगभग सभी को बेसिक नॉलेज है। ओरल कैविटी या बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो एक ट्यूब के रूप में कनेक्ट है, कैनाल के रूप में ओरल कैविटी से लेकर एनस तक। और ये असेसरी ऑर्गन, इनको नाम दिया जाता है, दीज आर, ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। इन तीनों का भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, डाइजेस्टिव जूसेज। 5 तरह के जूस हैं। सलाइवा, सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड इनसाइड द ओरल कैविटी। द पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.7, बोले तो स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर अपन फर्दर डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन वाला सेक्शन डील करेंगे अपन। क्वेश्चन है मेरा, द सलाइवा कंटेन एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम। इनमें से क्या आपका आंसर है, सोच के रखें। टॉपिक सारे जूस पढ़ने के बाद अपन इसको डील करेंगे। दूसरा है गैस्ट्रिक जूस,
सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहां पर? इनसाइड द स्टोमक। पीएच कैसी? हाईली एसिडिक, 1 से 3 के बीच में होगी। फिर से सेम क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो क्या आपका आंसर है? सोच के रखें, आंसर नहीं मिलेगा अभी, पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। बाइल, यहां पर थोड़ा सा स्पेशल चीज है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लेडर बोथ, बट इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। निर्माण केवल लीवर में होता है, स्टोरेज केवल गॉल ब्लेडर में होता है, परंतु सीक्रेशन लीवर और गॉल ब्लेडर दोनों से होता है। उसके अलावा पीएच क्या होगी? 7 से 8 होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अगला जूस जो पेन क्री, अच्छा यहां भी सेम क्वेश्चन है, फिर से सुन लें। द बाइल कंटेन एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम। ये 5 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आगे इस पर डिस्कशन होगा। पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इनसाइड द ड्यूडिनम, पीएच होगी एल्केलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। सेम क्वेश्चन है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। लास्ट जूस के बारे में बात करें, सकस एंटेरिकस सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, द पीएच ऑफ सकस एंटेरिकस इज 7 to 8 एल्केलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। और फिर से सेम क्वेश्चन है, द सकस एंटेरिकस कंटेन एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या लाइपोलाइटिक एंजाइम। इज दैट क्लियर? तो ये तीसरा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछे हैं सबका आंसर आपको मिलेगा। जैसे जैसे अपन जूस पढ़ेंगे आने वाले टाइम में आपको आंसर दिया जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड आता है टर्मिनोलॉजी। अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 और पार्ट 4 इज टर्मिनोलॉजी। कुछ पर्टिकुलर टर्म है जो अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी टर्म हैं जिनका अपन डिस्कशन करने वाले हैं? तो देखें, इसको प्योर प्रैक्टिकली वे में मैं बताऊं। सबसे पहले खाना खाते हैं अपन, खाना आपने खाया, जो प्रैक्टिकली चलता है उस पर अपन बात करें। मान के चलो खाना सामने रखा है, खा रहे हैं आप, चपाती का टुकड़ा तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद माउथ में डाला, चपाती का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी लगाई उस पर, ओरल कैविटी में डाला। ये पहला पार्ट, इसको क्या बोलें अपन? इट इज द इंजेशन। क्या बोलें इसको अपन? इट इज द इंजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेशन? Put down the food inside the mouth. Put down the food inside the mouth is known as ingestion. चपाती का टुकड़ा सब्जी लगाकर ओरल कैविटी में डाल लिया आपने, अब क्या करोगे आप? चबाओगे। टीथ की सहायता से उसको चबाया जाएगा। टीथ की सहायता से उसको चबाना, इसको अपन बोलते हैं चेविंग, या इसी का दूसरा नाम है मैस्टिकेशन। इसी का दूसरा नाम है मैस्टिकेशन, या इसी को अपन डाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसी को किस नाम से बोलेंगे अपन? डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन होगा ये? मैकेनिकल डाइजेशन। देखो पहले ही लेक्चर में बता दिया था मैंने, एंजाइम की सहायता से लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना, ये डाइजेशन है। एंजाइम की सहायता से होता है तो केमिकल डाइजेशन, परंतु टीथ की सहायता से होता है तो मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, या चेविंग बोलते हैं, या मैस्टिकेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द चेविंग, मैस्टिकेशन और मैकेनिकल डाइजेशन? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड
इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ की सहायता से फूड के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना चेविंग, मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। अच्छा, चबा लिया आपने। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने 32 दांत दिए आपको, वो 32 या 32 का लॉजिक ये है कि खाने को 32 बार चबाओ आप। चबाना अच्छे से चबाकर खाना मैंडेटरी भी होता है। कारण दिया जाता है कि एक फूड को आप सीधा थोड़ा सा चबाया डायरेक्टली निगल लेते हैं तो अपने ब्रेन को जो सिग्नल मिलते हैं कि सेटिस्फिकेशन मिल गया, पेट भर गया, वो थोड़े डिले होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खाने वाले जो लोग होते हैं, जो 5 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं कि 5 मिनट में 5 चपाती खा ली अपन ने, उनको डाइजेशन की समस्याएं ज्यादा होती। उसका कारण है कि लार्ज पार्टिकल को खा रहे हैं वो। अब लार्ज पार्टिकल जब अंदर जाएगा, चबाया हुआ नहीं है, तो उसको तोड़ने में ज्यादा जूस सीक्रेट करने पड़ेंगे। स्टोमक ज्यादा काम करेगा, लीवर ज्यादा काम करेगा, पेनक्रियाज ज्यादा काम करेगा, इंटेस्टाइन ज्यादा काम करेंगी। तो बताओ, या तो अंदर वाले ऑर्गन से ज्यादा काम करा लो और या फिर जो टीथ दिए हैं उनसे ज्यादा काम करा लो। सोचो, बहुत कम चबाने का मीनिंग ये होगा कि अंदर के ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब इससे तो बेटर है कि उसको अच्छे से चबाकर खाया जाए। यदि टोटल आप 32 बार, खैर ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बाकी फिर भी अच्छे से चबाकर खाएंगे तो डाइजेशन ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अंदर वाले ऑर्गन को कम काम करना पड़ता है। अच्छे से आप चबाकर खाएंगे तो खाना खाने में 10-15 मिनट का समय लगेगा, तो आप जो 5 चपाती खाते हैं उसकी जगह 4 ही खा पाएंगे, जो बेटर होगा। बोले तो डाइटिंग भी हो जाएगी आपकी। नॉर्मली कहा जाता है कि जितनी आपको भूख है उससे 1 चपाती कम ही खाओ तो बेहतर है। उसका कारण ये कि ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचने में समय लगता है 10 से 15 मिनट कि आपका सेटिस्फिकेशन हो चुका है खाना खाने का। तो यहां पर चेविंग या मैस्टिकेशन टीथ की सहायता से होता है। अच्छा, फूड को चबा लिया आपने, फूड को चबा लिया, चबाने के बाद आप इसको निगलेंगे, तो फूड को निगलना, इसको नाम देते हैं स्वलोइंग। इसको नाम देते हैं स्वलोइंग। निगल लिया जाएगा। देखें, फूड को जो निगलते हैं आप, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो द डिग्लिटिशन। इसको डिग्लिटिशन नाम से भी जाना जाता है। तो जो खाने को निगल रहे हो आप, जो खाने को निगल रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वलोइंग? ओरल कैविटी से फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाना। ओरल कैविटी से फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाना स्वलोइंग कहलाता है। इस स्वलोइंग में अपन बात करें, जो आप निगलते हो तो एक तो टंग के द्वारा धक्का लगता है, पूरा फोर्स लगा के फूड को निगला जाता है। गले की मसल के द्वारा धक्का लगता है। तो ये जो निगलना स्वलोइंग रिफ्लेक्स है, इट इज द इनवॉलुंटरी और वॉलुंटरी। निगलना वॉलुंटरी होता है या इनवॉलुंटरी होता है? देखें, आधे कह रहे हैं कि सर वॉलुंटरी होता है और कुछ कह रहे हैं इनवॉलुंटरी होता है। तो दोनों ही गलत हैं। वास्तविक आंसर है बोथ। वॉलुंटरी भी होता है और इनवॉलुंटरी भी होता है। यहां तक आप फूड को पहुंचाते हो वॉलुंटरी मसल की सहायता से। उसके बाद देखें, फूड जो आगे जाता है उसके बाद एपिग्लोटिस बंद होता है। क्या एपिग्लोटिस को आप अपनी मर्जी से बंद करते हैं? नो, इनवॉलुंटरी होता है। इनवॉलुंटरी होता है। तो यहां अपन बात करें, सबसे पहले तो निगलने का मतलब क्या होगा? ओरल कैविटी से फूड को, ओरल कैविटी से फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाना। ओरल कैविटी से फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाना स्वलोइंग कहलाता है, या इसी को डिग्लिटिशन कहते हैं। डिग्लिटिशन रिफ्लेक्स किस तरह का रिफ्लेक्स होता है, वॉलुंटरी या इनवॉलुंटरी? आंसर है वॉलुंटरी प्लस इनवॉलुंटरी।
आंसर है वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी। और इसका जो सेंटर है डिग्लिटिशन सेंटर, वह ब्रेन के किस हिस्से में पाया जाता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड इट इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। द डिग्लिटिशन सेंटर इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखें यहां पर, अब ये तो कभी नहीं पूछा जाना चाहिए, शायद ना ही पूछा जाएगा, ना पूछा गया कि निगलना क्या होता है। हाँ, मॉडिफाई करके डिग्लिटिशन शब्द आ सकता है। क्वेश्चन बनेगा डिग्लिटिशन किस तरह का रिफ्लेक्स है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, तो आंसर है बोथ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह का रिफ्लेक्स है। उसके बाद डिग्लिटिशन सेंटर कहां पर होता है, आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। द डिग्लिटिशन सेंटर आर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट अपन बात करें, खाने को निगल लिया आपने, अच्छा निगलने के बाद क्या होगा, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में ऊपर और नीचे दो स्फिंक्टर हैं। इसके बाद स्टोमक में फूड कुछ समय के लिए रुकेगा। अब स्टोमक में कुछ समय के लिए रुकेगा, उस फूड के साथ एंजाइम मिल जाएंगे। चूंकि एंजाइम ओरल कैविटी से ही मिलकर आए हैं, टाइलिन पाया जाता है सलाइवा में, तो इस पर्टिकुलर एंजाइम की सहायता से स्टोमक में जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। एंजाइम की सहायता से फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको नाम देते हैं अपन केमिकल डाइजेशन। इसको नाम दिया जाएगा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन का मतलब होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से फूड के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना केमिकल डाइजेशन कहलाता है। साथ में जब यहां पर केमिकल डाइजेशन पूरा हो चुका होगा, स्टोमक के जूस से जितना डाइजेशन होना है हो चुका होगा, तो स्टोमक के मूवमेंट 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। 2 से 3 गुना बढ़ने के बाद ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाती है और उसके बाद यह फूड आगे जाने लग जाता है। तो जो मूवमेंट स्टोमक में हो रहे वही इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल में और लार्ज में। तो ये जो मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड को आगे धक्का दिया जाता है, इन मूवमेंट को अपन नाम देते हैं द मूवमेंट ऑफ जीआईटी इज नोन एज पेरिस्टेलिक मूवमेंट। The movement of GIT is known as peristaltic movement. It is the movement of organs of digestive system by the help of muscle. मसल की सहायता से डाइजेस्टिव ऑर्गन के जो मूवमेंट होते हैं उन मूवमेंट को पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बोलते हैं। बट एक और स्पेशल बात की, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट तो स्टोमक के इंटेस्टाइन के मूवमेंट हो गए, इनके मूवमेंट की वजह से ये जो फूड है इसके भी मूवमेंट होते हैं। ये जो फूड है इसके भी मूवमेंट होते हैं। तो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट की वजह से फूड का जो मूवमेंट होता है जीआईटी के अंदर, इसको अपन नाम देते हैं प्रोपल्सन। किस नाम से जाना जाएगा? इसको प्रोपल्सन के नाम से जाना जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपल्सन? देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में अंतर है। द मूवमेंट ऑफ जीआईटी इज नोन एज पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द जीआईटी, द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द जीआईटी इज नोन एज प्रोपल्सन। फूड की जो गति होती है उसको नाम देते हैं अपन प्रोपल्सन। अब फूड आगे आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम में से गुजरेगा। तो देखें जो फूड आगे आया है उसका पूरी तरीके से जब पाचन हो जाएगा, जब उसका पाचन हो जाएगा
और यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी ल्यूमन से यह ब्लड वेसल में पहुंच जाएगा। तो इंटेस्टाइन की ल्यूमन से इस फूड पार्टिकल का ब्लड के अंदर पहुंच जाना, इसको अपन नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको अपन नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? It is the movement of digested food particle. It is the movement of digested food particle from the lumen of intestine to blood vessel. From the lumen of intestine to blood vessel. lumen से blood vessel में पहुंच जाना। अब सारे के सारे फूड का तो ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो बचा हुआ फूड होगा वह एनस के द्वारा एज ए स्टूल बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, और एनस के द्वारा इस बचे हुए वेस्ट मटेरियल का, यहां पर जो फूड एब्जॉर्ब होना है वो तो हो चुका होगा, जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, इसको अपन नाम देते हैं एक्सक्रीशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाया एनस। Elimination of waste product via anus is known as excretion. The process of excretion. The process of excretion is known as defecation. इसको नाम देते हैं अपन डेफिकेशन। तो देखें, इसी तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिनको अपन अलग अलग नामों से जान रहे हैं। क्या एक्टिविटीज पर डिस्कशन किया है अपन? फूड को आपने चपाती को तोड़ा, सब्जी लगाई, ओरल कैविटी में डाला और दांतों की सहायता से चबाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले फूड को ओरल कैविटी में डालना, व्हाट इज दिस? दैट इज द इंजेशन। चबाना, चेविंग, मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद उसको निगला, दैट इज द स्वलोइंग या डिग्लिटिशन। निगलने के बाद उस पर एंजाइम ने एक्शन किया और उसको छोटे पार्टिकल में तोड़ा, दैट इज द केमिकल डाइजेशन। फिर जीआईटी के मूवमेंट हुए, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट, फूड के मूवमेंट हुए, दैट इज द प्रोपल्सन। फिर फूड का पाचन होने के बाद वह ल्यूमन से ब्लड वेसल में पहुंचा, एब्जॉर्प्शन। फिर बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया, दैट इज द एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज डेफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे वर्ड या टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर हो गया। टर्मिनोलॉजी आप क्लियर होती है, यहां से पढ़ा है अपन ने, दैट इज द पार्ट नंबर 4। देखिए, पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन ने डिस्कशन किया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दैट इज क्लियर। पार्ट नंबर 2 ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन ने जितने भी जूस हैं, 5 तरह के जूस, वो पढ़े। और चौथे नंबर पर है सिंपल टर्मिनोलॉजी, जो इसमें अपन इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन सी टर्म है? पुट द फूड इनसाइड द माउथ इज नोन एज इंजेशन। Break down the large particle of food into the small particle by the help of teeth is known as chewing, mastication or mechanical digestion. Then swallowing, ये जो swallowing होती है that is also known as deglutition. किस तरह का रिफ्लेक्स होता है? ये आंसर है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, दोनों तरह का। डिग्लिटिशन सेंटर आर लोकेटेड या सिचुएटेड इन, आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। निगलने के बाद एंजाइम फूड को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, इसको अपन नाम देंगे केमिकल डाइजेशन। उसके बाद जीआईटी के मूवमेंट होंगे, दैट इज द पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। उसके अलावा फूड का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द जीआईटी इज नोन एज प्रोपल्सन। और नेक्स्ट अपन बात करें, जो फूड के पार्टिकल पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुके हैं, उनका ल्यूमन से निकलकर ब्लड वेसल तक पहुंचना, यह कहलाता है एब्जॉर्प्शन।
जो बचा हुआ पार्ट है वह वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका शरीर से बाहर निकालना, दैट इज द एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज डेफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो ये 4 पोर्शन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद और भी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें हैं जिनको अपन डील करने वाले हैं। बोले तो कितनी लेयर होती हैं, नर्व सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम क्या है, कौन सा ऑर्गन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लोकेटेड होता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से चारों के चारों पोर्शन आपको समझ में आ गए। अब जो अगला बचा हुआ पार्ट है या इंट्रोडक्शन का, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 1 एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम। पार्ट नंबर 2 की अपन बात करें तो पार्ट नंबर 2 में अपन ने डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़े। पार्ट नंबर 3 डाइजेस्टिव जूसेज और पार्ट नंबर 4 टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।